Hello everyone. Today we will do class 7 chapter number 20 forces forming landforms. तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था अबाउट कि अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर्स और कौन कौन सी लेयर्स थी वो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. सो द हॉट कोर कीप्स द मेंटल इन द मिडल इन अ मोल्टन स्टेट एंड द हार्ड आउटर मोस्ट क्रस्ट फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ इट. ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे जो मेंटल लेयर है वो कौन सी स्टेट में है, वो मोल्टन स्टेट में है एंड द हार्ड आउटर मोस्ट क्रस्ट उसके ऊपर फ्लोट्स करती है. ओके, एंड आउटर मोस्ट क्रस्ट फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ इट. कौन से टॉप में? जो कि हमारे पास हॉट कोर है. ओके, द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द मैग्मा, जो कि कांस्टेंट मूवमेंट है मैग्मा की जो विद इन द अर्थ में हो रही है. मैग्मा विद इन द मेंटल क्रिएट्स फोर्सेस दैट कंटिन्यूअसली अफेक्ट द अर्थ. तो जब ये जो मैग्मा है लिक्विड फॉर्म में ये जैसे कंटिन्यू मूवमेंट करता है इनसाइड द अर्थ, तो उससे क्या है कि उससे फोर्सेस जनरेट होती हैं. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो कि उसे जब कांस्टेंट मूवमेंट होती है मैग्मा की विद इन द अर्थ, तो फोर्सेस दैट कंटिन्यूअसली अफेक्ट द अर्थ. वी जनरली डिवाइड दीज फोर्सेस इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. सो फोर्सेस आर, फर्स्ट इज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड सेकंड इज एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कि व्हाट इज एंडोजेनिक. सो एंडो रेफर्स टू इनसाइड एंड जेनिक मींस जेनेसिस और ओरिजिन. एंडोजेनिक फोर्सेस आर दैट ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ. तो क्या है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो कहां पे है, वो अर्थ के इनसाइड में वो जनरेट होती है. ओके, ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, कि अर्थ के बिल्कुल इनसाइड में वो ओरिजिनेट होती है. उन फोर्सेस को हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. एंड मेजर एंडोजेनिक फोर्सेस सच एज volcanoes and earthquakes are caused by the movement of molten magma within the mantle. तो इनसे जो मेजर एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जैसे कि जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है या वोल्केनोस या अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द, कैसे कॉज होते हैं, मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा विद इन द मेंटल. ये मेंटल कहां पे, ये इनसाइड द अर्थ, जो कि हमारे पास सेकंड लेयर है. जो हमने अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया था हमने, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो ये जो फोर्सेस हैं ये कहां पे क्रिएट होती हैं, जब मोल्टन मैग्मा जो इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है उसकी जब मूवमेंट होती है. सो दीज फोर्सेस आर जनरेटेड. कौन कौन सी फोर्सेस? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ. दिस मूवमेंट causes the plates in the crust to move and leads to the phenomena of volcanoes and earthquakes. तो इस मूवमेंट से जो कौन सा मूवमेंट, जो कि मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा causes the प्लेट्स इन द क्रस्ट. जो क्रस्ट पे जो प्लेट्स हमारी प्रेजेंट हैं, जैसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कह सकते हैं या ओशनिक प्लेट्स भी कह सकते हैं, टू मूव एंड लीड्स टू द फिनोमेना ऑफ द वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स. ओके, तो इसमें हमने देखा वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स. अब डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट वोल्केनो एंड अर्थक्वेक्स. Sometimes the molten magma finds a weak spot in a relatively fragile part of the crust and bursts out onto the surface. Means कि अगर मान लेते हैं कि जो molten magma जो कि continuously inside the earth में movement कर रहा है, तो मान लेते हैं कि उसे कोई एक weak spot मिल जाता है कि जहां से वो inside earth से वो outside बाहर आ जाए. ओके, तो spot in relatively fragile part of the crust and burst out onto the surface means कि वो जो मोल्टन मैग्मा है वो कि बाहर आएगा कहां पे, सरफेस पे. सो द प्रोसेस लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ मोल्टन रॉक्स, लावा, एश, स्टीम. तो जब ये वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो ये वाले सभी मटेरियल डिस्चार्ज होता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ मोल्टन रॉक्स, लावा, एश, स्टीम एंड हॉट वाटर ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये कब होता है, जब वोल्केनिक इरप्शंस होता है. तो सो दिस फिनोमेना इज नोन एज वोल्केनिज्म और वोल्केनिसिटी. Volcanism does result from endogenic forces. It leads to the formation of landforms such as mountains, plateaus and islands. तो क्या होता है कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है, जब मोल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस पे जब प्रेजेंट हो जाता है, जब आउटसाइड से इनसाइड में आ जाता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म. तो डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स वो क्रिएट करता है, जनरेट करता है. सच एज, देखो लैंडफॉर्म्स अगर आप समझो, लैंडफॉर्म्स मींस कि जो अर्थ सरफेस पे जो हमें फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स हैं हमें वो दिखाई देते हैं हमें. तो फिजिकल फीचर्स में हमें माउंटेन्स हैं और प्लेट्यूज हैं एंड आइलैंड्स.
ओके तो देखते हो एक छोटा सा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि जैसे जो प्लेट्यूज हैं तो मैक्सिमम जो जितने भी प्लेट्यूज हैं वो सभी वोल्केनिक एक्टिविटी से ही क्रिएट होते हैं। ओके और जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स भी मैक्सिमम कि सभी नहीं लेकिन मैक्सिमम क्रिएट होते हैं वोल्केनिक इरप्शन से। और माउंटेन्स भी वोल्केनिक इरप्शन से क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम माउंटेन्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि जो प्लेट्स की जो मूवमेंट है, कॉन्टिनेंट प्लेट्स की जो मूवमेंट हो रही है, तो जब आपस में वो अट्रैक्ट करती हैं, जब वो कोलाइड करती हैं आपस में, तो वो फीचर्स बनता है। ओके वो फीचर्स ऐसे प्लेट्स अगर ऐसे आ रही है तो वैसे बनते हैं। ओके जो कि हमारा माउंटेन, हमारा हिमालयन माउंटेन है, जो कि जिसे हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। So let's start with volcano. There are three types of volcanoes. Volcanoes three types के according to the nature and frequency of their eruptions. तो जो volcanoes के टाइप्स है हमने किस पार्ट में डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू द कि उनका नेचर कैसा है एंड कैसी फ्रीक्वेंसी पे वो इरप्ट हो रहे हैं, कैसी उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर इरप्शन। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, सबसे पहले हमारे पास डोरमेंट वोल्केनोस, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस एंड एक्टिव वोल्केनोस। तो सबसे पहले डोरमेंट वोल्केनोस इरप्ट स्पोरेडिकली, फॉर एग्जांपल माउंट वेसुवियस इन इटली एंड माउंट शास्ता इन कैलिफोर्निया। ओके तो ये जो एग्जांपल दिए गए हैं ये काफी फेमस है, ये और काफी वर्ल्ड में काफी जाने में नाम है, और आपको एज इट इज आपको ये लर्न करने हैं कि माउंट वेसुवियस कहां पे प्रेजेंट है, इन इटली, एंड माउंट शास्ता कहां पे, इन कैलिफोर्निया। These volcanoes are known as dormant volcanoes. वैसे extinct volcanoes, these are inactive volcanoes which erupted in the past but now show no signs of eruption. For example, Mount Kilimanjaro in Africa. तो आपको ये as it is ही आपको लर्न करना है कि extinct volcanoes कौन सा प्रेजेंट है, Mount Kilimanjaro in Africa। तो जो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं कि एक टाइम में ये इरप्ट हुए हैं, लेकिन अब इरप्ट हुए थे इन द पास्ट में, लेकिन अब कोई साइन नहीं है इनका कि वो इरप्ट हो सकते हैं वो नाउ डेज में या फ्यूचर आने वाले डेज में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इसका माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। और ओके एंड द थर्ड वन इज एक्टिव वोल्केनोज। तो एक्टिव वोल्केनोज इजेक्ट मोल्टन मैग्मा, हॉट वाटर एंड गैसेस ऑफन, फॉर एग्जांपल माउंट स्ट्रोम्बोली इन इटली। देखो एक्टिव वोल्केनोस मींस कि ये एक्टिव है और इनसे जो लावा है, जो मोल्टन मैग्मा है या हॉट वाटर है, गैसेस ऑफन ये रिलीज होती रहती है कंटिन्यूसली ये। ओके देखो ऐसा भी नहीं कह सकते कि कंटिन्यूसली की डे एंड नाइट रिलीज ही कर रही है, कभी रिलीज होती है धीरे धीरे, फिर बंद होती है, फिर रिलीज होती है, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है काफी कम होता है, इसलिए हम इन्हें कि एक्टिव वोल्केनोस कहते हैं कि ये एक्टिव है और यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ से मोल्टन मैग्मा और हॉट वाटर गैसेस ऑफन वो रिलीज होती रहती है, उन्हें हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनोस। ओके एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, दीज आर इनएक्टिव वोल्केनोस कि एक पास्ट में ये इरप्ट हुए थे लेकिन अभी इरप्ट नहीं है। बेस्ट एग्जांपल बताया किलिमंजारो इन अफ्रीका। एंड डोरमेंट वोल्केनोस इरप्ट स्पोरेडिकली, फॉर एग्जांपल माउंट वेसुवियस इन इटली एंड माउंट शास्ता इन कैलिफोर्निया। ओके तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं अबाउट वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो अगर हम देख रहे हैं कि वोल्केनो किस तरह से इरप्ट हो रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब वोल्टन मैग्मा जब बाहर प्रेजेंट आ जाता है, बाहर आ जाता है इनसाइड से अर्थ से, तो कौन कौन से ऐसे लैंडफॉर्म्स है वो ये क्रिएट करते हैं। ओके तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स वोल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट करते हैं, वोल्केनिक प्लेट्यू एंड वोल्केनिक क्रस्ट। ओके देखो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स। तो वोल्केनिक माउंटेन भी है, एक मैंने और बताया था कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट की जब मूवमेंट होती है तो उससे भी माउंटेन क्रिएट होते हैं, उसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था अबाउट हिमालयन। ओके जो हिमालय माउंटेन है उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो सो वोल्केनिक इरप्शन भी माउंटेन क्रिएट करते हैं, वोल्केनिक प्लेट्यू भी क्रिएट करते हैं एंड वोल्केनिक क्रस्ट। ये कहां पे, ओवर द अर्थ सरफेस, मींस कि जो वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है और ये कहां पे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे, ओवर द अर्थ सरफेस। ओके ये वाले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ओवर द अर्थ सरफेस, जब वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है। ओके ये है हमारे पास बीनीथ द अर्थ सरफेस, कि मान लेते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जब वैसे लावा आउटसाइड आ रहा है, अर्थ इनसाइड से, अर्थ से आउटसाइड आ रहा है, तो बीच में किसी ड्यू टू सम रीजंस जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर ही रुक जाता है, तो वहां पे भी वो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। So volcanicity not only reshapes the surface of the earth but also affects the internal layers of the earth. Means कि जब volcanic eruptions होता है तो ओनली, तो ये सिर्फ जो सरफेस ऑफ द अर्थ को ही शेप नहीं देता है,
ये आल्सो अफेक्ट द इंटरनल लेयर्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के जो इंटरनल में लेयर्स प्रेजेंट है वहां पे भी ये कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं. So the landforms that occurs on the surface of the earth are known as the extrusive, and the landforms that occurs beneath the surface of the earth are known as intrusive landforms. So तो हम लैंडफॉर्म्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम कि लैंडफॉर्म कैसे क्रिएट हो रहे हैं. अगर हमसे आस्क करे क्वेश्चन कि व्हाट आर द एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, मींस कि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन से हैं, तो वो कहां पे अकर करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. ओके, एंड द लैंडफॉर्म्स दैट अगर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के बीनीथ में सरफेस में अगर लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे डाइक, लैकोलिथ, वोल्केनिक डोम एंड सिल एंड बैथोलिथ. ये जितने भी लैंडफॉर्म्स है ये बीनीथ द अर्थ सरफेस क्रिएट हो रहे हैं. ये क्यों, कैसे क्रिएट हो रहे हैं कि मान लेते हैं कि किसी भी सरफेस पे अगर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है ड्यू टू सम रीजंस, जो मोल्टन मैग्मा है वो आउटसाइड नहीं आ सकता अर्थ सरफेस पे, वो तो वो इनसाइड द अर्थ बीनीथ अर्थ सरफेस में ही वो कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगा. इसके एग्जांपल बताए डाइक, लैकोलिथ, वोल्केनिक डोम एंड सिल एंड बैथोलिथ. ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसमें, जैसे कि जो वर्ड में हम कहते हैं कि वोल्केनोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेपिंग न्यू क्रस्ट एज दे कीप ऑन द डंपिंग लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कि जैसे जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता है, मोल्टन मैग्मा वो आउटसाइड आता रहता है अर्थ सरफेस से, तो काफी सारी वो शेप्स क्रिएट करते हैं. कहां पे? अर्थ सरफेस पे, मींस जो हमारे पास क्रस्ट लेयर है वहां पे काफी सारी शेप्स क्रिएट करते रहते हैं. तो यहाँ पे क्या करते हैं? डंपिंग लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वोल्केनिक इरप्शन से ही डंपिंग कर रहे हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी ही डंपिंग कर रही है लावा को ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हिच क्रिएट्स न्यू क्रस्ट ओवर द ओल्डर वन. ओके, मतलब एक क्रस्ट के जो एक लेयर है उसके ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करते हैं. अगर कंटिन्यूसली अगर लावा इरप्ट हो रहा है और जो मोल्टन मैग्मा है या हॉट मैग्मा है वो बीनीथ द सरफेस है, आउटसाइड द सरफेस अगर वो आ रहा है बाहर, तो ओके. सो मोस्ट लार्ज माउंटेन्स एंड माउंटेन्स रेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी. सो मोस्ट लार्ज माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस आर द, तो जितने भी वर्ल्ड में जो हमारे लार्ज माउंटेन्स प्रेजेंट है एंड ऑल्सो माउंटेन रेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी. एग्जांपल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट दावाबंद इन एशिया आर द एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स. देखो ये जो एग्जांपल्स है आपको एज इट इज ही आपको लर्न करने हैं ये. So dome shaped mountains form when the magma is unable to escape from the under the crust. It raises the crust but cools down inside it and thus forms a dome. ओके, तो कुछ जो माउंटेन्स है वो डोम शेप माउंटेन्स भी होते हैं वो. ओके, देखो जो हमने लास्ट में अभी हमने किया था हमने एक, ओके, दिस वन वोल्केनिक डोम. तो डोम शेप माउंटेन्स भी क्रिएट होते हैं ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी एंड फॉर्म द, किस तरह से क्रिएट होते हैं? व्हेन द मैग्मा इज अनेबल टू एस्केप फ्रॉम अंडर द क्रस्ट. When the magma is unable to escape from under the crust, it raises the crust but cools down inside it and thus forms a dome. Next one is plateaus. तो plateaus कैसे create होते हैं? इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन डेक्कन प्लेट्यू. इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ volcanic plateaus. Plateaus such as the Deccan Plateau in India is another example of new landforms found due to the volcanoes. तो ये जो प्लेट्यूज हैं ये भी वोल्केनिक एक्टिविटी से ही लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं. सो दीज आर फाउंड व्हेन रेजिंग ऑफ vast stretches of the earth crust takes place due to the tectonic activity. When such volcanoes erupt out from the oceanic crust, they sometimes creates new islands. ओके, तो देखो आइलैंड्स भी वहीं से क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी से. लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी आइलैंड्स है वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो सभी वोल्केनिक एक्टिविटी से लैंडफॉर्म क्रिएट हुए हैं वो. ओके, ऐसा नहीं है. When such volcanoes erupt out from the oceanic crust, जब ओशनिक क्रस्ट से अगर होल्टन मैग्मा का वोल्केनिक एक्टिविटी वोल्केनो एरप्ट हो रहा है और वहां से होल्टन मैग्मा अगर आउटसाइड आ रहा है तो वो क्या क्रिएट करेंगे? कहां पे? ओशनिक क्रस्ट में. अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे अगर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, होल्टन मैग्मा अगर आउटसाइड आ रहा है तो वो क्या क्रिएट करेगा? डोम शेप्ड माउंटेन्स कह सकते हैं हम. ओके, एंड प्लेट्यूज. ठीक है, जब आइलैंड्स की बात करेंगे तो आइलैंड्स कहां पे होते हैं? मैक्सिमम वो ओशंस में ही होते हैं वो.
ओके तो ओशंस में क्या है कि व्हेन सच वोल्केनोज, अगर वोल्केनिक एक्टिविटी अगर ओशनिक क्रस्ट में क्रिएट हो रही है, अगर वहां से होल्टन मैग्मा आउटसाइड आ रहा है तो क्या क्रिएट करेगी वो, क्रिएट न्यू आइलैंड्स। ओके देखो वर्ल्ड में एक हम कह सकते हैं सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी है सभी ये वोल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं ये। ओके तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं और ओशनिक क्रस्ट हैं ये आपस में कोलाइड कर रही है और यहाँ पे ट्रेंच ये क्रिएट कर रहे हैं। ओके ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कभी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंच क्या होते हैं। तो आपने सिर्फ वर्ड में ये याद रखना है कि सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मींस कि यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं, ये जो आपको रेड लाइंस दिख रही है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट आपस में कोलाइड कर रही है और यहाँ पे ये होल्टन मैग्मा प्रेजेंट है। यहाँ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है यहाँ पे। ओके यहाँ पे मैक्सिमम वोल्केनिक एक्टिविटी क्रिएट हो रही है जिसे हम ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच भी हम आपको देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ट्रेंच मींस कि जहां पे कॉन्टिनेंटल, देखो मान लेते हैं जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये ओशनिक क्रस्ट। ओके तो जहां पे ये आपस में मर्ज हो रहे, कोलाइड कर रहे हैं, तो इस वाली लाइन में जो है यहाँ पे ओके दोनों जहां पे मेरे दोनों हैंड मीट कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले को हम ट्रेंच कह सकते हैं। यहाँ पे काफी डीप काफी जो एरिया काफी डीप होता है ये। ओके तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कर लेते हैं कि यहाँ पे जापान ट्रेंच, फिलिपाइन ट्रेंच, मैरिना ट्रेंच, बोगेनविला ट्रेंच और इक्वेटर, मिडल अमेरिका ट्रेंच एंड पेरुशिली ट्रेंच। ओके और यहाँ पे एक अनदर वन भी है जावा सुंडा ट्रेंच। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किससे क्रिएट हो रहे हैं, ये ड्यू टू कोलाइडनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो the circumpacific ring of fire region is famous as the subduction zone which remains active throughout the year। तो जो हम circumpacific ring की फायर की जो रीजन की बात करें, ये सबडक्शन जोन है which means remains active throughout the years। देखो सबडक्शन जोन वही जोन है जहां पे ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में कोलाइड कर रही है और ये थ्रू आउट द ईयर ये एक्टिव रहती है। क्रेटर लेक्स फॉर्म इन द क्रेटर्स ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। देखो जब एक हमने जो टाइप्स किया वोल्केनो की, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, अगर एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं तो काफी ओवर द टाइम वहां पे क्रेटर लेक्स, अगर वहां पे लेक्स प्रेजेंट है, जैसे ये एग्जांपल है क्रेटर लेक इन ओरेगोन, तो यहाँ पे ओवर द पास्ट ईयर्स में यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ था, लेकिन अब ये अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है वोल्केनिक, तो यहाँ पे लेक ये क्रिएट हो गई है। क्रेटर लेक्स फॉर्म द क्रेटर एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। So lake in Oregon in the United States is an example of this. Lava fields, caldera and cinder cones also formed due to the volcanoes. तो ये लैंड फॉर्म्स हैं कुछ, जैसे लावा फील्ड्स, काल्डेरा एंड सिंडर कॉन्स आर आल्सो फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनोज। तो ये जो फीचर्स हैं ये वोल्केनिक एक्टिविटी से ही लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं। सो सम प्लेट टेक्टोनिक्स एंड वोल्केनिक एरप्शन लीड टू ह्यूज वेव लाइक मूवमेंट्स विद इन द लेयर ऑफ द अर्थ। सच मूवमेंट्स कॉजेज अर्थक्वेक्स दैट इज माइल्ड ट्रेमरल्स और अ विगरस शेकिंग ऑफ द अर्थ दैट समटाइम्स लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, ये कि जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, जिन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो ओशनिक प्लेट्स है, वो कंटिन्यूस मूवमेंट्स में रहती हैं। ओके तो इनके कारण से एंड वोल्केनिक इरप्शंस लीड्स टू ह्यूज वेव लाइक मूवमेंट्स विद इन द लेयर ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ की लेयर्स है वहां पे ये प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट से और वोल्केनिक इरप्शन से काफी वेव लाइक मूवमेंट्स ये क्रिएट होती हैं। सो सच मूवमेंट्स कॉज, तो इन मूवमेंट से ही अर्थक्वेक कॉज होते हैं। दिस और आपको पता है कि अर्थक्वेक से क्या होता है कि माइल्ड ट्रेमर्स और अ विगरस शेकिंग ऑफ द अर्थ दैट समटाइम लीड्स टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हमने वोल्केनो डिस्कस किया है, नेक्स्ट हम करते हैं अर्थक्वेक। कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक। देखो आपने अभी मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक कैसे क्रिएट होता है, जो कंटिन्यूस प्लेट टेक्टोनिक जो प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, ओके उससे ही मैक्सिमम अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं। और अगर वोल्केनिक, अगर मान लेते हैं कि ओशन में अगर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है तो वहां पे क्या, वहां पे भी मूवमेंट होती है जो कि अर्थक्वेक का फॉर्म ले लेती है। ओके सो अर्थक्वेक में अगर ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स और बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स एज वेल। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले जो अर्थक्वेक है वो एक तो नेचुरल फैक्टर भी है, ये नेचुरल फॉर्म में भी क्रिएट हो सकते हैं अर्थक्वेक, एंड आल्सो ह्यूमन फैक्टर। द इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल अकरिंग अर्थक्वेक इज ऑलवेज हायर
प्लेट मूवमेंट्स एक्सटेंशनल अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर प्लेट की मूवमेंट्स अगर अवे फ्रॉम ईच अदर हो रही है, या फिर कंप्रेशन टूवर्ड्स ईच अदर एंड ट्रांसफॉर्म पैरेलल टू अदर आर द मेजर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड। ये जो हमारे पास कॉजेज है, ये मेजर कॉजेज हैं जो कि वर्ल्ड में अर्थक्वेक क्रिएट करते हैं। ओके, देखो यहां से हम एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं हम कि प्लेट्स की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। अगर प्लेट्स की मूवमेंट अगर अवे हो रही है तो इसे हम एक्सटेंशियल कहेंगे, अगर टूवर्ड्स हो रही है तो हम इसे कंप्रेंशियल कहेंगे, अगर ये अप एंड डाउन हो रही है तो हम इसे ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो जब भी ये मूवमेंट होगी तो वहां से अर्थक्वेक क्रिएट होगा ये। ओके, फिर से रिपीट करते हैं, एक्सटेंशियल मींस कि दो प्लेट्स आपस में अवे मूव कर रही है, यहां पे टूवर्ड्स कर रही है और यहां पे अप एंड डाउन कर रही है यहां पे, तो हम इसे ट्रांसफॉर्म, कंप्रेंशियल एंड एक्सटेंशियल कहेंगे। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि इससे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं जब प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं इससे। ओके, एक्सटेंशनल प्लेट मूवमेंट्स, ये एक्सटेंशनल मूवमेंट्स फ्रॉम द ये क्या क्रिएट करते हैं, प्लेट मूवमेंट फॉर्म रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका, तो ये एक्सटेंशनल मूवमेंट की वजह से ये लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है जिसे हम कह रहे हैं ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका। क्या क्रिएट करते हैं, प्लेट मूवमेंट्स, अगर एक्सटेंशनल मूवमेंट हो रही है प्लेट्स की तो रिफ्ट वैली क्रिएट करेंगे। एंड ऑल्सो अगर कंप्रेंशनल प्लेट मूवमेंट हो रही है, अगर कंप्रेंशनल हो रही है तो क्या लैंडफॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल द हिमालयाज। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हिमालयाज माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन्स है, और कैसे क्रिएट हुए हैं वो मूवमेंट ऑफ प्लेट से। तो कौन सी मूवमेंट है वो, कंप्रेंशनल प्लेट मूवमेंट मींस कि दो प्लेट्स आपस में वो टूवर्ड्स वो अट्रैक्ट हो रही हैं वो, तो वहां से क्या क्रिएट हुआ, फोल्ड माउंटेन, जो कि बेस्ट एग्जांपल है हिमालयाज। एंड अदर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट्स आर रिजेस एंड डाइक्स। जब ये मूवमेंट होती है ट्रांसफॉर्म वाली तो यहां से कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, रिजेस एंड डाइक्स। यहां एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक। तो मान लेते हैं कि अर्थक्वेक का ये फोकस है, ये सेंटर है, इसे हम कहेंगे एपिसेंटर, कि यहां से अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है। मान लेते हैं कि यहां पे जो प्लेट्स की मूवमेंट है वो देखो कौन सी साइड को मूवमेंट हो रही है यहां पे, अगर यहां से देखें तो अप एंड डाउन, अगर यहां से देखेंगे तो ये अप एंड ये डाउन। ओके, और अगर हम ये एपिसेंटर, इससे क्या क्रिएट हो रही है, देखो सीस्मिक वेव, अगर यहाँ पे फोकस सेंटर है अगर अर्थक्वेक का, तो ये जो है ये वेव्स हैं इसकी, कहां तक इसकी फ्रीक्वेंसी, कहां तक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी वो रीच कर रही है। सो सीस्मिक वेव रेडिएट्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी सभी डायरेक्शंस में ये मूव करेगी। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, जिसे हम फोकस कहेंगे जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, जिसे हम सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक भी कह सकते हैं हम उसे। द प्लेस ऑन द सरफेस एग्जैक्टली ओवर द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, अगर फोकस के बिल्कुल अपर सरफेस में है ये, ओके, सरफेस एग्जैक्टली ओवर द सरफेस, तो इसे हम कहेंगे एपिसेंटर। द वाइब्रेशन मूव्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव, तो ये जो वाइब्रेशंस है ये वेव्स हैं ये, जो कि डिफरेंट सभी डायरेक्शंस में ये मूव कर रही है ये। द हाईएस्ट डिजास्टर इज क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, अगर अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है तो ये फोकस एपिसेंटर है, तो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कहां पे होगी, जो कि नियर बाय सेंटर के होंगे। अगर सेंटर के नियर बाय कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई लैंडफॉर्म है, तो वहां पे मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगी। जैसे जैसे हम अवे मूव करते जाएंगे तो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, देखो ये रिक्टर स्केल है। सबसे पहले कि जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आर मेजर्ड यूजिंग अ सीस्मोग्राफ। अगर हमने अर्थक्वेक की अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमने मेजर करनी है हमने, तो एक ग्राफ है जिसे हम सीस्मोग्राफ करते हैं, और आपने लर्न करना है अच्छे से कि अर्थक्वेक की हम कैसे मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है सीस्मोग्राफ से, विच रिकॉर्ड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग ऑफ सीस्मिक वेव्स। सीस्मोग्राफ क्या करता है, ये जो सीस्मिक वेव्स जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की वो क्रिएट हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। The intensity of the earthquake is measured on the Richter scale. तो जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हम किससे करते हैं, रिक्टर स्केल से, फ्रॉम 1 to 10। तो इसकी रेंज कितनी है कि मान लेते हैं अगर कोई अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 10 तक हम इसको मेजर करते हैं। हम किससे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल से। और कौन सा ग्राफ है वो, यूजिंग अ सीस्मोग्राफ। तो रिक्टर स्केल में देखते हैं 0 से अगर 1.9 अगर फ्रीक्वेंसी है अर्थक्वेक की, तो कैन बी डिटेक्टेड, हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, रिक्टर स्केल से। अगर 2 से 2.9 है तो कैन स्विंग हैंगिंग ऑब्जेक्ट,
कोई ऑब्जेक्ट अगर हैंग मान लेते हैं सीलिंग फैन, तो उसे स्विंग कर सकते हैं। अगर 3 से 3.9 है तो कैन बी एक्सपीरियंस्ड एज अर्थ शेकिंग। तो हम एक्सपीरियंस, अगर इंटेंसिटी इतनी अगर 3 से 3.9 है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अर्थ इज शेकिंग। एंड 4 से 4.9 कैन ब्रेक ग्लास, 5.9 so can break plaster on walls, 6 से 6.9 can causes cracks in walls, 7 से 7.9 can damage building foundations, 8 to 8.9 can destroy huge structures like bridges, and 9 and above can causes total destruction। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की, जो सबसे डिजास्टर जिसे हम कह सकते हैं, तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम उसे। ओके, 6 से 6 देखो कैन कॉज क्रैक इन वॉल्स, अगर वॉल्स में क्रैक आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 7 से 7.9 कैन डैमेज बिल्डिंग फाउंडेशंस, एंड 8 to 8.9 कैन डिस्ट्रॉय द ह्यूज स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस, एंड 9 एंड अबव कैन कॉज टोटल डिस्ट्रक्शंस। ओके, देखो अब एक छोटा सा टॉपिक है, हम इसे भी समझ लेते हैं एक बार इसे हम। ओके कि जो हमने वेव्स की बात की, हमने जो सीजनिंग वेव्स की हमने बात की हमने, तो ये वेव्स किस तरह से ये क्रिएट हो रही है, कौन कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो कि ये जनरेट होती हैं जब अर्थक्वेक क्रिएट होता है। तो सीस्मिक वेव्स दैट अराइज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ऑफ 3 टाइप। तो सीस्मिक वेव अराइव होती है 3 टाइप्स में है, इट्स प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स और सेकेंडरी और एस वेव्स, एंड लास्ट वन इज एल वेव्स, एंड एल वेव्स आल्सो नोन एज सरफेस वेव्स। The primary waves of P waves are firstly measured by the seismograph as the epicenter are known as the P waves। तो जो सबसे अपर वाली लेयर्स होती हैं, जो वेव्स होती हैं, उसे हम P waves कहते हैं, जिसे हम मेजर करते हैं सीस्मोग्राफ से एट द एपिसेंटर। ओके, जो अर्थक्वेक का हमने एपिसेंटर किया था हमने, वहां पे हम इसे मेजर करते हैं, वहां पे जो वेव्स होती हैं उन्हें हम P waves कहते हैं। सो P waves आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये जो वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, P waves और प्राइमरी वेव्स, S waves और सेकेंडरी वेव्स। The transverse waves measured again at the epicenter। ओके, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। देखो यहाँ पे जो देखो जो स्ट्रक्चर जो लैंडफॉर्म है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है कि बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल है। यहाँ पे क्रस्ट एंड ट्रफ बने हैं यहाँ पे। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर वेव्स मेजर अगेन एपिसेंटर पे ही से मेजर करेंगे, और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी और एस वेव्स। एंड द लास्ट वन इज एल वेव्स और सरफेस वेव, जो कि हमें सरफेस पे ऑब्जर्व होती हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। तो सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर फ्यूचर में या आपको मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इन तीनों वेव्स में से पी, एस और एल और सरफेस वेव्स में सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी है? सो दीज आर एल वेव्स, एंड एल वेव्स आर आल्सो नोन एज सरफेस वेव्स। तो दीज शेक्स द अर्थ सरफेस एंड हेंस कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। क्यों? ये क्यों है? क्योंकि ये जितनी वेव्स है ये अर्थ सरफेस पे फाइंड हो रही है। ओके, अर्थ सरफेस पे फाउंड हो रही है वेव, इसलिए ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं ये। ओके, तो यहां पे भी आप समझ सकते हैं गुड अर्थक्वेक वेव्स, मेंटल आउटर कोर, इनर कोर। तो एपिसेंटर पे यहां पे देखते हैं पी वेव्स एंड एस वेव्स। तो पी वेव्स एंड एस वेव्स ट्रेवल विद इन द अर्थ इंटीरियर विद डिफरेंट इंटेंसिटी। तो जो पी और एस वेव्स हैं वो अर्थ इंटीरियर में डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ वो वेरिएशन और रॉक टाइप पे वो फाउंड होगी, वैसे ही इनकी मूवमेंट होगी। वेयर एवर दीज वेव्स स्ट्राइक द रॉक सरफेस दे रिकॉर्ड डिफरेंट इंटेंसिटी, हेंस व्हाइल रीडिंग दिस इंटेंसिटीज hence while reading this intensity earth scientists evaluate the rock structure at the place beneath the surface of the earth। देखो ये जो मैकेनिज्म दिया गया ये है कि हम किस तरह से P और S वेव्स को हम मेजर हम कर सकते हैं, कि अगर मान लेते हैं कि अगर S या P वेव मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, तो कौन सा रॉक स्ट्रक्चर वहां पे उसके बीच में आ रहा है। ओके, तो उससे हम इसे मेजर कर सकते हैं। सो earthquake in the oceanic crust at the ocean floor can generate tsunami like huge waves। ओके, अगर देखो अगर earthquake अगर ओशन में आ रहा है तो वहां से क्या जनरेट हो सकता है? tsunamis like huge waves। and tsunami is a serious disaster waves that rise up to 10 to 100 meters in height and submerge entire coastline and cities। तो आप सभी अवेयर होंगे वैसे सुनामी वेव से कि सुनामी वेव अगर ओशन में अगर अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है या वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है ओशनिक क्रस्ट में, तो वहां से सुनामी वेव ह्यूज वेव्स जनरेट होंगी जो कि काफी डिजास्टरस है। ओके, तो इसकी जो हाइट है वो 10 से 100 मीटर तक हाइट इसकी क्रिएट हो सकती है। एंड जो कोस्ट लाइन है जो किसी लैंड की या किसी कंट्रीज या किसी कॉन्टिनेंट की अगर कोस्ट लाइन है तो उसे वो सबमर्ज कर सकते हैं एंड सिटीज। The magnitude with which a tsunami strikes depends on the intensity of the earthquake। तो जितनी सुनामीज की जितना मैग्नीट्यूड होगा किस पे डिपेंड करेगा?
कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। इट कैन ट्रेवल ग्रेट स्पीड, तो जो ये ट्रेवल करेगी मोर देन 800 किलोमीटर, विच कैन रिमेन अननोटिस इन वेरी डीप ओशंस। सुनामी वेव्स कैन बी वेरी लॉन्ग अप टू 100 किलोमीटर एंड एज पार्ट एज 1 hour. Okay, and they can cross entire ocean in the day or two and cause havoc on the coastlines they touch on the way. इसमें दिया गया कि जो सुनामी वेव से कितनी ट्रैवल कर सकती है। द इंडियन ओशन सुनामी ट्रैवल नियरली 5000 किलोमीटर्स। तो जो इंडियन सुनामीज अगर इंडियन ओशन में सुनामी क्रिएट हो रही है तो कैन नियरली ट्रैवल अप टू 5000 किलोमीटर्स टू अफ्रीका। अफ्रीका, इंडिया से अफ्रीका की तरफ नियर बाय कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करेंगे एंड स्टिल मैनेज टू अराइव with sufficient force to kill people, destroy property. The word tsunami originate in Japan. तो ये भी आप लर्न करने की बात है कि जो सुनामी वर्ड है ये कहां से जनरेट हुआ है, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, तो दिस ओरिजिनेट इन जापान। एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट में कर लेते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं। फिर अर्थक्वेक कॉजिंग अ सुनामी वेव्स। तो जब टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, जो प्लेट मूवमेंट्स हो रही है, अगर आपस में ये कोलाइड कर रही हैं, ओके, तो यहां से अर्थक्वेक क्रिएट होगा। ओके, इसका फोकस बनेगा और ये सुनामी वेव्स भी क्रिएट होंगी। ओके, और ये ट्रैवल कर सकती हैं, जैसे इंडियन ओशन जो सुनामी वेव्स हैं वो 5000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं और जिनकी स्पीड है ग्रेट स्पीड मोर देन 800 किलोमीटर। ओके, तो आज हमने तो आज हमने वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स की आज हमने। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम जो अदर फोर्सेस, अदर टाइप ऑफ फोर्सेस की हम वो स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।